अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी स्टडी 5। आज हम इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस MGT 211 का जो अपडेटेड सिलेबस है, जो आपका न्यू सिलेबस है, उसका आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आप लोगों के मिड टर्म में इस सब्जेक्ट के थीम 1 से थीम 6 तक लेक्चर्स हैं। आप लोगों ने उन सबको कवर करना है क्योंकि बहुत कम सिलेबस है और अपडेट हुआ है। तो अगर आप एक दफ़ा अच्छे से वीडियो वॉच कर लेंगे, उसके बाद एक दफ़ा अपने हैंडआउट्स रीड कर लेंगे तो आपका पेपर इजीली अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ आप लोग अपने अनाउंसमेंट सेक्शन से अगेन सिलेबस भी देख सकते हैं कि क्या क्या मेंशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीम 1 है उसमें द ह्यूमन जर्नी ऑफ बिज़नेस फ्रॉम स्टोन एज से एज ऑफ AI तक किस तरह ह्यूमन जर्नी रही बिज़नेस में, वो सारा डिस्कस हुआ है। तो इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, बिज़नेस से रिलेटेड है। तो स्टोन एज का कौन सा टाइम पीरियड था, कौन से एरा में हुई, राइज ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, ये आप लोगों ने इनके एक दफ़ा इनको आप लोगों ने लाजमी रीड करना है। और यहाँ पे जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं कि अर्ली सिविलाइजेशन में कौन कौन सी एंशंट सिविलाइजेशन थी, तो वो आपको नेम्स आने चाहिए उनके। जैसे यहाँ पे ट्रेड एंड मार्केट्स जो थी एंशंट सिविलाइजेशन में, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली और चाइना। और इनमें चाइना ने किस में कंट्रीब्यूट किया, सिल्क में, टू टी उन्होंने कंट्रीब्यूट की वर्ल्ड वाइड। और इसी तरह से इजिप्ट ने किस में किया और किस रूट से किया, ये सारा आप लोगों ने एक दफ़ा रीड करना है। इसके अलावा बिज़नेस जो प्रैक्टिसेस और मार्केट प्लेस के बारे में यही था कि बार्टर सिस्टम था। स्टार्ट जब हुआ था ये बिज़नेस वाला, जब बहुत पहले स्टोन एज थी तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि उसमें क्या होता था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता था। ये जो फर्स्ट लाइन है ये भी आप लोगों के MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और लास्ट लाइन भी, जैसे एक इंसान को अगर एक इंसान के पास मीट है और उसको सब्ज़ी चाहिए तो सब्ज़ी वाले के पास जाता था एंड देन वो फिर एक्सचेंज करते थे आपस में चीज़ें। लेकिन सम टाइम मसले ये आते होते थे कि जो वेजिटेबल पर्सन है उसे नहीं चाहिए होती थी, उसे मीट नहीं चाहिए होता था, लेकिन जो मीट वाला है उसे सब्ज़ी चाहिए होती थी। तो इस वजह से इन ज़रूरियात को मुकम्मल करने के लिए, इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए फिर इंसान जो है वो चलता गया, बिज़नेस करता गया और ये मनी और ये सब कुछ इंट्रोड्यूस हुआ वक्त के साथ साथ। मार्केट और बाज़ार जो है उनका कल्चरल हब कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट नेम्स है, आप लोगों ने इनको देख लेना है। और वर्बल एग्रीमेंट्स होते थे, ये आपको पता होना चाहिए उस टाइम पीरियड में। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसका जो टाइम पीरियड है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 1960 से 2000 तक हुई, थर्ड। ये आप लोगों को इनके नेम्स आने चाहिए और इनकी कोर इन्वेंशंस, इन चीज़ों को आप लोगों ने लाजमी देखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूर इनकी इन्वेंशंस पूछी जा सकती हैं, आउटकम या कोई एग्जांपल दे दी जा सकती है। जैसे टेस्ला गीगा फैक्ट्रीज जो है वो किसकी एग्जांपल है, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की है जो कि अभी तक 2010 से प्रेजेंट है। और फिर ये सारा आप लोग एक दफ़ा लाजमी रीड करिएगा। और फ्यूचर विजन ऑफ बिजनेस, तो जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी आइडिया होगा कि वहाँ पे मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, बिग डेटा एनालिटिक्स, आजकल ये चीज़ें कितनी कॉमन होती जा रही हैं और फ्यूचर में भी हर जगह यही होंगी। तो जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि इस लेक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस ये भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है। और यहाँ पे जो डेट्स मेंशन की गई हैं, जो इन्वेंशंस हैं, ये सारी आप लोगों ने पढ़नी है क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा कम है। तो आपका पेपर बेसिकली हैंड आउट से ही आएगा, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें या क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसमें। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स जो है स्टडीज़ है कि किस चीज़ का गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाए उससे रिलेटेड है। लैंड, लेबर, कैपिटल, इन चीज़ों को भी आपको एक दफ़ा आपने रीड करना है। और इसके अलावा हमारे पास जो गुड्स और सर्विसेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो हमारे पास पॉलिसीज़ होती हैं, लॉज होते हैं, गवर्नमेंट डिसीजंस होते हैं, मार्केट मैकेनिज्म होती हैं। इसी तरह से वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती, बल्कि हम हर चीज़ को हमने फॉलो करना होता है। डिमांड और सप्लाई के कोर कॉन्सेप्ट्स बिजनेस स्टूडेंट्स को ऑफकोर्स इस चीज़ों का आइडिया होता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, कि एज प्राइस इंक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़। अगर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। और लॉ ऑफ सप्लाई ये है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज़। तो ये दोनों लॉज आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड द बिज़नेस साइकिल, इसको आप जस्ट वन टाइम रीड कर लीजिएगा। बिज़नेस साइकिल के जो फेजेज़ हैं, 4 फेजेज़ हैं, ये आपको बताना चाहिए। एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो हमारे पास फंडामेंटल बिजनेस कॉन्सेप्ट्स हैं, कैपिटल, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये आप लोगों ने इनको लाजमी रीड कर देना है। कैपिटल में हमारे पास टूल्स होते हैं, मशीनरी, बिजनेस बिल्डिंग यूजिंग इन प्रोडक्शन। और कॉस्ट में जो हमारे एक्सपेंस होते हैं गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए, उनको रेडी करने के लिए। रेवेन्यू जो हमें इनकम, सेल्स, जब हम कोई चीज़ जो है वो
अपनी प्रोडक्ट कोई सेल करते हैं तो उसमें जो हमें इनकम मिलती है वो रेवेन्यू हो जाता है, और प्रॉफिट जो है वो जो हम लोगों ने मज़ीद अर्न किया होता है ना अपनी एक प्रोडक्ट को बनाने में, जो उसके एक्सपेंस है उससे अलग जो चीज़ हमने मज़ीद अर्न की होती है लगाने के उस पर जो हमारा एक्सपेंस है उसको निकाल के, तो हमारे पास प्रॉफिट हो जाता है। और प्रॉफिट इज़ वाइटल फॉर बिजनेस सर्वाइवल इन री इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। प्रॉफिट ज़रूरी भी होता है मज़ीद बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए, मज़ीद बिज़नेस को चलाने के लिए, री इन्वेस्टमेंट के लिए और बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे रिस्क्स, गुड्स, सर्विसेज, नॉलेज वर्कर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं एक दफ़ा आप लोगों ने लाजमी रीड कर लेनी है। अगेन ये सिलेबस बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी रीड करना है, क्योंकि सारा जो आपका मिड टर्म का पेपर होगा वो इसी से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। थीम 2 में स्टूडेंट्स हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप, एथिक्स एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो उसके ट्रेड्स होते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कौन होता है, तो हमारे पास इनोवेटिव थिंकर होता है, रिस्क टेकर होता है जो रिस्क ले सकता है, उसको हैंडल कर सकता है, क्लियर विजन जिसका होता है और प्लान स्ट्रेटेजिकली चलता है, वो अपनी एफर्ट्स दिखाता है, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होते हैं उसमें, और वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, अडॉप्टेबल होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, लीडरशिप स्किल्स होती हैं उनमें, टीम को लीड कर सकते हैं, कम्युनिकेट क्लियरली करते हैं वो लोग, और सेल्फ ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड होते हैं। तो आप लोगों ने ये जो बोल्ड हुए वर्ड्स हैं ना, ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, इनको एक दफ़ा लाजमी रीड कर लेना है। वैसे तो वो कोई भी इनमें से अगर आपको ऑप्शंस में देते हैं तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो हैं उनकी पर्सनैलिटी, पॉजिटिव पर्सनैलिटी से रिलेटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको 2-3 लाजमी आने चाहिए। चैलेंजेस इन एंटरप्रेन्योरशिप में जहाँ आपको सक्सेसफुल ट्रेड्स पता हैं, वहाँ चैलेंजेस भी पता होने चाहिए। रिस्क होता है वहाँ पे बहुत सारा, उन्हें फील रिस्क भी हो सकता है उनके लिए, डिफ़िकल्टी हो सकती है ऐसे एक्सेसिंग कैपिटल को गेट करने के लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो सकती है, लिमिटेड बजट होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, लीगल और जो रेगुलेटरी हर्डल्स होती हैं गवर्नमेंट की या कोई भी इस तरह की जो लीगल जो उनको पॉलिसीज़ वगैरह देखनी पड़ती हैं, वो भी उनके लिए सम टाइम डिफ़िकल्ट होती हैं, तो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ उनको मिलना मुश्किल हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको चैलेंजेस भी पता होने चाहिए। और टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर जो हैं हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं, तो इन सब टाइप्स के नेम्स और इसके अलावा इनकी जो डेफिनेशन है कि कौन से होते हैं, तो ये आपको पता हो। जैसे इनोवेटिव कौन से होते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाते हैं, और जो इमिटेटिव होते हैं वो कौन से होते हैं, रिफाइन कर देते हैं एग्जिस्टिंग मॉडल्स को। लाइफस्टाइल वाले कौन से होते हैं, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं, कॉपरेट एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं। तो ये जो ब्रैकेट में मेंशन है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी देखनी है। इसके अलावा स्टार्टअप वर्सेस स्मॉल बिज़नेस, और स्टार्टअप और स्मॉल बिज़नेस का जो डिफरेंस यहाँ पे मेंशन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टअप न्यू कंपनी बिल्ड करना एक बिग आइडिया के साथ जो है वो ये एक स्टार्टअप चीज़ हो जाती है, विद द एम्बिशन ऑफ फास्ट ग्रोथ एंड इनोवेशन, जिसमें आपका ये मकसद हो कि आपने फास्ट ग्रोथ करनी है और इनोवेशन की तरफ जाना है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। जैसे उबर एंड व्हाट्सएप जो है वो स्टार्टअप की एग्जांपल्स हैं, और जो स्मॉल बिज़नेस है वो ओनर ऑपरेटेड होता है, फोकस वो लोकल मार्केट पे ज़्यादा फोकस करता है और कंसिस्टेंट इनकम की तरफ जाता है। जैसे कि बार्बर शॉप होगी, ट्यूशन सेंटर हो गया, तो ये स्मॉल बिज़नेस है। लेकिन स्टार्टअप में रिस्क भी ज़्यादा होता है, वो एक बिग आइडिया होता है, बिग बिज़नेस होता है। वैसे तो दोनों ही बिजनेस हैं, एक मॉडेस्ट स्केल से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनका कोई ये एक हल्का सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एसएमई एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो बैकबोन है पाकिस्तानी इकोनॉमी की। तो ये एसएमई की फुल फॉर्म, और ये आपको पता होना चाहिए कि बैकबोन है पाकिस्तान इकोनॉमी की। दे जनरेट ओवर 80% ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूट 40% टू जीडीपी। तो ये परसेंटेज आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेनी है लाजमी। और एसएमई जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी, टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करने में, स्पोर्ट्स एंड गुड्स में, हैंडीक्राफ्ट्स, और जो हमारे लिए क्या लाते हैं, हमारे लिए फ़ॉरेन रेवेन्यू लाते हैं। यानी कि हम लोग जब उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमें उससे फ़ॉरेन रेवेन्यू मिलता है, जो कि हमारी बिज़नेस की सक्सेसफुल के लिए और अपनी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बैरियर फेसिंग एसएमई इन पाकिस्तान में कौन कौन से बैरियर फेस किए जाते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ के लिए? तो हमारे पास लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंसिंग की लिमिटेड एक्सेस होती है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रेगुलेटरी बर्डन्स भी होते हैं, समटाइम पॉलिसीज़ ऐसी बनी होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस
रिस्ट्रिक्टेड होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है और स्किल्स गैप्स भी होते हैं लेबर फोर्स के लिए। कॉजेज़ ऑफ बिज़नेस फेलियर में हमारे पास जो बिज़नेस फेलियर के क्या कॉजेज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट या लॉन्ग से। तो ये आप लोगों के पास 10 मेंशन है, लेकिन कोई से 5 आप लोगों को लाजमी आने चाहिए, या 6 का ऑप्शन रख लें ताकि अगर कुछ भूल जाए तो आप कर लें, लेकिन ये बहुत ईजी है। कॉजेज़ ऑफ बिज़नेस फेलियर: लैक ऑफ प्लानिंग, लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस, पुअर मैनेजमेंट, वीक मार्केटिंग। हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो एक एंटरप्रेन्योरल रोल मॉडल है हमारे लिए, क्योंकि ज़िंदगी के किसी भी चीज़ में अगर हम लोग उनकी जो सुन्नत है उन पे अमल करें तो हमारे लिए हम लोग कामयाब हो सकते हैं, और हमारे लिए हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में हमारे लिए रोल मॉडल है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे जो बिज़नेस की बात हो रही है, वो उन्होंने अपना करियर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ स्टार्ट किया, और अपनी ऑनेस्टी और डेडिकेशन की वजह से लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर थे वो, और उन्होंने हमें जो है वो एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखाई है। इसके साथ साथ वो अमीन थे, द ट्रस्टवर्थी फॉर हिज इंटेग्रिटी, अपनी इंटेग्रिटी की वजह से एक्सीलेंट कम्युनिकेशन थी उनकी, हार्ड वर्किंग थे। और ये जितनी भी उनकी जो यहाँ पे क्वालिटीज़ मेंशन है, ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी रीड कर लेनी है। बिज़नेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी: बिज़नेस एथिक्स क्या होते हैं या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो यहाँ पे कोर प्रिंसिपल्स ऑफ बिज़नेस एथिक्स, बिज़नेस एथिक्स के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी। ऑनेस्टी क्या होती है कि ट्रूथफुल कम्युनिकेशन और डीलिंग्स, आप हमेशा सच्चे रहें। डीलिंग्स और कम्युनिकेशन जो है वो आप लोगों की सच्ची होनी चाहिए, सच्चाई पे मबनी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी, एक्टिंग मॉरली इवन इन टफ सिचुएशंस में भी अपनी जो है एक्टिंग जो है, जो आप बिहेव करें वो मॉरली बिहेव करें। फेयरनेस में आप हमेशा फेयर और जस्टिसली, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो जस्टिस करें हमेशा, और फेयर जो है डिसीजन लें। इसके अलावा बाकी रिस्पेक्ट आप लोगों ने करनी है एक दूसरे की। इस लॉयल्टी जो मेन फैक्टर है, किसी को भी जो है धोखा नहीं देना, आप लोगों ने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। थीम 3 है हमारे पास, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। बिजनेस ओनरशिप की कौन सी फॉर्म है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है हमारे पास एक फॉर्म है, और उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि ये जो बिज़नेस होता है ये ओन्ड और ऑपरेटेड बाय वन इंडिविजुअल होता है, एक पर्सन इसको ओन कर रहा होता है, और इसमें कोई लीगल सेपरेशन नहीं होती ओनर और बिज़नेस के दरमियान। तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फॉर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके की फीचर्स कौन से होते हैं? सिंगल ओनरशिप होती है, एक ही पर्सन कंट्रोल कर रहा होता है, इजी टू स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन और लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो कम होती हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि हर चीज़ का ओनर खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्रॉफिट लॉस सारा कुछ हो रहा था उसका ओनर खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, तमाम जो प्रॉफिट होता है वो उसी एक ओनर को ही मिलता है। और लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी ये इसलिए होती है क्योंकि अगर बिज़नेस ख़त्म हो जाता है, अगर वो बंदा फोत हो जाए या फिर क्विट कर दे, से बंद कर दे, तो लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी होती है उसमें, और फुल कंट्रोल होता है, लेकिन उस बंदे का फुल कंट्रोल होता है, उसको बाकियों की सजेशन या जो डिसीजंस की ज़रूरत नहीं होती। स्कोप ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की जो स्कोप है वो क्या है? तो ये रिटेल ट्रेड है, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और ई कॉमर्स में कॉमन है। लो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, फ्रीलांसर, स्टूडेंट्स और स्मॉल शॉप्स के लिए, और वाइटल रोल प्ले करता है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में। 90% ऑफ बिजनेस आर सोल प्रोप्राइटरशिप्स इन पाकिस्तान। तो ये आपको बताना चाहिए कितने परसेंट हैं, तो 90% हैं। लिमिटेशंस जो हैं, नॉट आइडियल फॉर लार्ज बिजनेस के लिए तो आइडियल नहीं है, कैपिटल रिस्क की वजह से, कैपिटल और रिस्क कॉन्स्ट्रेंट की वजह से। इसके एडवांटेजेस भी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने ऊपर ये अगर याद कर लिए तो एडवांटेजेस आपके लिए ईजी हैं कि ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज होता है, ईजिली स्टार्ट भी कर सकते हैं, क्लोज भी, क्योंकि जो होती है हमारे पास रजिस्ट्रेशन और ये फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं। इसके अलावा फुल कंट्रोल होता है, ओनर जो है सारा प्रॉफिट रखता है। टैक्स बेनिफिट्स, इनकम टैक्स एज पर्सनल इनकम जो है वो भी होते हैं। फ्लेक्सिबल ऑपरेशन होता है, तो ये सारा आप लोग एडवांटेजेस भी पढ़ सकते हैं। एंड डिसएडवांटेजेस: अनलिमिटेड लायबिलिटी, पर्सनल एसेट्स का रिस्क होता है, लिमिटेड कैपिटल होता है हमारे पास, लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी, जो बिजनेस एंड हो जाता है अगर ओनर लीव कर दे या फोत हो जाए। डिफ़िकल्टी टू एक्सपेंड, बढ़ाना उसको मुश्किल होता है क्योंकि एक पर्सन के लिए ज़रा टफ हो जाता है। तो ये सारे लैक भी आपको, लैक्स और डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। इसके अलावा FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर टैक्सेस, FBR की फुल फॉर्म आपको पता हो, लोकल गवर्नमेंट फॉर ट्रेड लाइसेंस, सेल टैक्स डिपार्टमेंट। ये सारा जो है लीगल फ्रेमवर्क है इन पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के गवर्न बाय जनरल लॉज हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 2001 के अकॉर्डिंग। तो रजिस्टर करवाना है लाजमी अपने बिजनेस को FBR में, लोकल गवर्नमेंट फॉर ट्रेड लाइसेंस के लिए और सेल टैक्स डिपार्टमेंट के लिए अगर एप्लीकेबल हो तो। इन चीज़ों का आपको पता हो। इसके अलावा
पार्टनरशिप के क्या डेफिनेशन है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो थी वो ओन्ड बाय 1 पर्सन होता था, और पार्टनरशिप जो है ओन्ड बाय 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा लोग उसको ओन करते हैं। वो उन दोनों उन सबका बिजनेस होता है, और वो प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर करते हैं, और लाइबिलिटीज़ भी शेयर करते हैं। की फीचर्स क्या होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा बंदे, कम से कम 2, मैक्सिमम 20, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पार्टनर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेट्स वगैरह के लिए, म्यूचुअल एजेंसी होती है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स कौन कौन सी होती हैं? जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। तो ये इसकी 3 टाइप्स हैं। जनरल में होता है कि पार्टनर्स इक्वल शेयर करते हैं इक्वल लाइबिलिटी को। लिमिटेड में होता है कि कुछ पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जबकि एट विल वाले पे होता है कि कैन बी डिजॉल्व एनी टाइम विद म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे के साथ डिस्कस के वो किसी भी वक्त उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। इनके एडवांटेजेस पता होने चाहिए। इजी टू फॉर्म है, मोर कैपिटल इसमें ज़्यादा होता है, कंबाइंड स्किल्स और एक्सपर्टीज़ होती हैं। समटाइम 2 बंदों की एक्सपर्टीज़ जब तीसरे बंदे के साथ मिलती है तो वो मज़ीद जो है वो बिज़नेस को हेल्प आउट करता है ग्रोथ में। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर होती हैं, एक इंसान पे बर्डन नहीं होता, और फ्लेक्सिबिलिटी और ऑपरेशंस भी होते हैं। तो इसकी भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लोगों ने लाजमी करने हैं। रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान कहाँ होती है? चूज़ अ बिजनेस नेम, ड्राफ्ट अ पार्टनरशिप डेट ऑन स्टैम्प पेपर साइंड बाय ऑल द पार्टनर। और ये सारे जो इसके भी रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान है, तो ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लेना है। और यहाँ पे पार्टनरशिप्स आर गवर्नड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन पाकिस्तान एंड आर कॉमन इन प्रोफेशनल सर्विसेज सच एज लॉ फर्म्स, मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड फैमिली रन बिजनेस। तो ये आपको जो पार्टनरशिप एक्ट कब हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए 1932 में। इसके अलावा कंपनीज़ क्या होती हैं? लीगल बिजनेस एंटिटी भी होती है विद अ सेपरेट आइडेंटिटी, जिसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है अपने ओनर्स से। गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट, जो गवर्न बाय होता है कंपनीज एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग एक लीगल बिजनेस एंटिटी होती है जिसमें ओनर्स की तरफ से सेपरेट आइडेंटिटीज़ होती हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज़ कौन कौन सी हैं पाकिस्तान में? आप लोगों ने डिफरेंट बैंक्स के नेम्स देखे होंगे, या कंपनीज़ के वहाँ पे लिखा होता है पीवीटी, एलटीडी। तो ये डिफरेंट, इससे हमें ये पता चलता है प्राइवेट कंपनी है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 2 से लेके 50 तक शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। कैन नॉट सेल शेयर पब्लिकली, वो अपने जो शेयर्स होते हैं उनको सेल नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होते हैं कम से कम, और ऑफर कर सकते हैं अपने शेयर को पब्लिकली। सिंगल मेंबर कंपनी में एसएमसी फुल फॉर्म भी होनी चाहिए, ओन्ड बाय 1 पर्सन होता है लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ। और नॉन प्रॉफिट कंपनी जो है वो होती है सोशल पर्पसेस के लिए, चैरिटी वगैरह के लिए। इसके अलावा एडवांटेजेस इनके क्या हैं ये आप लोगों ने देखने हैं। डिसएडवांटेजेस भी आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी रीड करने हैं। और यहाँ पे जो की डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं इनको एक दफ़ा आप इनकी फुल फॉर्म रीड कर लीजिएगा, ये भी समटाइम इस सब्जेक्ट में पूछी जा सकती है। स्पेशलाइज्ड बिजनेस फॉर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ओन्ड बाय मेंबर्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, जॉइंट वेंचर, फ्रेंचाइज। ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मर्जर्स और इक्विजिशंस के हवाले से क्या लिखा है? एक्विजिशंस और मर्जर्स क्या होते हैं? मर्जर्स होती हैं 2 कंपनीज कंबाइंस टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी। 2 कंपनीज मिलकर जब एक न्यू एंटिटी बनाती हैं तो मर्जर्स होते हैं। एक्विजिशन जो होती है 1 कंपनी बायज अनदर, एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय कर लेती है। तो इन दोनों में डिफरेंस आना चाहिए आपको। रीज़न क्या है? रीज़न मार्केट को एक्सपेंड करना एक रीज़न होती है, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कम करना, और कंपटीशन को कम करने के लिए भी सम टाइम एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय कर लेती है, एंड देन फिर वो मिलके वो उस 2 कंपनीज़ को देख के अपना जो है कंपटीशन, ज़ाहिर है दूसरी कंपनी के साथ भी उनका कंपटीशन तो नहीं रहता जब वो बाय कर लेती है। और मर्जर्स भी कंबाइन कर लेते हैं एक नई एंटिटी बनाने के लिए, मोर सक्सेसफुल होने के लिए। की टेक अवेज़ यहाँ पे जो वही आप लोगों को डेफिनेशन ज़रा बताई हैं वही आप लोग देख सकते हैं। अगेन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सारी वही चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आप बिल्कुल कुछ ना रीड करें तो की टेक अवेज़ आप लोगों ने लाजमी रीड कर लेने हैं। थीम 4 है हमारे पास फंक्शनल एरियाज़ ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। बिजनेस और मैनेजमेंट के जो फंक्शनल एरियाज़ हैं वो कौन से हैं? तो वो आप लोगों के बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए की फंक्शनल एरियाज़ जो इकट्ठे वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को गेट करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास? ऑपरेशंस, प्रोडक्शंस आ जाती हैं, मार्केटिंग आ जाती है, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम, सेल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कस्टमर सर्विस। तो ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए, एंड विद डेफिनेशन आप लोग अपनी चॉइस पे एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। बाकी हमारे पास इस क्वेश्चन में, इस थीम में रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या रोल होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे जो है वो मैनेजमेंट के रोल्स होते हैं। ये चारों रोल्स आप लोगों को पता होने चाहिए।
मैनेजरियल रोल्स जो है वो कौन से हैं हमारे पास, तो इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल, ये सारे आपको पता होने चाहिए, ये आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लेने हैं। इसके अलावा स्किल्स उनकी कौन कौन सी हैं, तो टेक्निकल स्किल्स और कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग है ये भी आप लोगों ने देखना है। ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए, जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं मैनेजरियल स्किल्स उनकी बात हो रही है तो इनको आप लोग देख लेंगे। टेक्निकल स्किल्स जो जॉब स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ होती हैं, लोअर मैनेजमेंट के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। ह्यूमन स्किल कम्युनिकेशन कर सकें, टीम वर्क कर सकें, उन कॉन्फ्लिक्ट्स जो मसले मसाइल आते हैं वो हर जगह आते हैं हर टीम में, उनको रिजॉल्व कर सकें, या अपनी कंपनीज़ में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो वाइटल एट ऑल लेवल्स हों। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर परफॉर्मेंस के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कौन कौन सी परफॉर्मेंस इंक्लूड होती है, तो ये सारे आप लोगों के पास मेंशन है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, स्ट्रेटजिक एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, ये सारा आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लेना है। तमाम स्टूडेंट्स ने जस्ट जो येलो कलर से हाईलाइटेड है उसको लाजमी याद करना है फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए, और बाकी जो है आप लोग एक दफ़ा लाजमी रीड कर लें तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। हाई परफॉर्मिंग कंपनीज ट्रीट एचआर एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जो हाई परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, वो अपने एचआर को एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो ट्रीट कर रही होती हैं, तो इसलिए वो जस्ट उसको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए नहीं यूज़ करती, तो इसलिए वो हाई परफॉर्मेंस कंपनीज होती हैं। मोटिवेशन थेरीज, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको लाजमी थेरीज जितनी भी हैं इनको एक दफ़ा रीड कर लेना है, बहुत ईजी हैं। यहाँ पे अर्ली थेरीज हैं हमारे पास। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के एम्प्लॉय प्रोग्रेस करता है बेसिक नीड्स के लिए, सैलरी, सेफ्टी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए वो ग्रोथ करता है। मैस्लोज हायरार्की ये कहती है, टू फैक्टर थ्योरी कहती है कि हाइजीन फैक्टर के लिए सैलरी, जॉब और सिक्योरिटी जब होती है वो प्रिवेंट करती है हमारे एम्प्लॉयज़ को डिससेटिस्फेक्शन से, वो सेटिस्फाई रहते हैं अगर उसको ये फैक्टर्स जो हैं अवेलेबल हों तो। थ्योरी एक्स वाई, थ्योरी एक्स के बारे में सुना होगा कि वो कहती है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वर्क करना पसंद नहीं करते, और थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें थ्रेट्स वगैरह दे के उनसे जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि थ्योरी वाई जो है वो बिलीव करती है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और क्रिएटिव होते हैं, उनको मोटिवेट करना चाहिए। नीड थ्योरी जो है वो उसको आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लेना है, और टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को भी। तो इसके साथ साथ जो हमारे पास ये दो हेडिंग हैं, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स और हॉथॉर्न स्टडीज़, इनको आप लोग एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। बाकी की फीचर्स हैं, की टेक अवेज हर लेसन के एंड पे हैं, तो इनको आप लोगों ने लाजमी एक दफ़ा रीड कर लेना है। अगर आप बिल्कुल जो हाईलाइटेड चीज़ें मैंने आपको बताई अगर आप वो नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने वो अच्छे से कर लिए तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं या पेपर से थोड़ी देर पहले जस्ट रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास थीम 5 है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट ड्राइविंग बिजनेस एफिशिएंसी एंड कस्टमर वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो द प्रोडक्शन प्रोसेस है, फ्रॉम इनपुट्स टू आउटपुट्स। इनपुट्स क्या होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, फिर हमें आउटपुट क्या मिलती है। इसके अलावा फिर फीडबैक क्या होता है या किससे हमें मिलता है। फीडबैक हमारी इम्प्रूव करता है मज़ीद एफिशिएंसी को, क्वालिटी को, डिमांड रिस्पॉन्सिवनेस को। प्रोडक्शन मेथड्स वेरी बाय इंडस्ट्री। प्रोडक्शन मेथड्स जो होते हैं हमारे पास वो जॉब प्रोडक्शन होती है, बैच प्रोडक्शन होती है और मैस प्रोडक्शन होती है। तो इनकी जो डेफिनेशंस है, जॉब प्रोडक्शन, कस्टम मेड गुड्स, टेलर्ड सूट, जैसे हमारे पास सूट्स वगैरह होते हैं वो होती है जॉब प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन लिमिटेड क्वांटिटीज़, बेकरी आइटम्स वगैरह जो लिमिटेड क्वांटिटी में बनाए जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए। मैस प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल में कोई चीज़ बनाई जाती है, किसी चीज़ का आउटपुट, जैसे टोयोटा असेंबली लाइन्स वगैरह आ गई हैं। और कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन होती है, नॉन स्टॉप ऑपरेशन, जैसे ऑयल रिफाइनिंग वगैरह जो कि हमेशा की ज़रूरत है, और जितना भी हम लोग उसको रिफ़ाइन करें वो हमें ज़रूरत पड़ता रहेगा। तो यहाँ पे द प्रोडक्शन प्रोसेस इनपुट्स टू आउटपुट्स भी आप लोगों ने एक दफ़ा रीड करना है। और उसके बाद डिमांड फोरकास्टिंग जो है, इनमें इन्वेंट्री असेसमेंट, गैप एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन, और ये आप लोगों ने एक दफ़ा इसको लाजमी देख लेना है। IoT सेंसर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास, तो जो मॉनिटर करते हैं इक्विपमेंट को, परफॉर्मेंस को उनकी रियल लाइफ में, तो हमारे पास AI एंड रोबोटिक्स हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल ट्विन्स, और ये आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। और बाकी इस लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो जस्ट जो हाईलाइटेड हुई हुई हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर है हमारा मिड टर्म का, मार्केटिंग प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजीज़। मार्केटिंग प्रिंसिपल और स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, तो यहाँ पे जो मार्केटिंग मिक्स है उसके 4 P's to 7 P's हो गए हैं। 4 P's जो पहले हमारे पास थे वो थे हमारे पास प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट्स जो हैं वो टेंजिबल गुड्स और इंटेंजिबल सर्विसेज दोनों हो सकती हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जैसे स्मार्टफोन, फीचर्स भी हो सकते हैं, स्मार्टफोन्स भी हो सकते हैं, वारंटी, ब्रांड, सब कुछ। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़, प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जो प्लेस मतलब हम कहाँ कहाँ अपने वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किन चैनल्स के थ्रू
प्रमोशन हम एडवर्टाइजमेंट कैसे कर रहे हैं, सेल्स की प्रमोशन कैसे कर रहे हैं और सोशल मीडिया कंपनीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर सर्विस बेस्ड बिजनेस अब जो है एक्सपेंड किया गया है 4 पीस को 7 पीस में टू इंक्लूड। उनमें क्या क्या इंक्लूड हुआ है, इसमें हमारे पास पीपल, स्टाफ, कस्टमर इंटरेक्शन भी ऐड हुई है, प्रोसेस भी ऐड हुआ है कि सर्विस डिलीवरी जो एफिशिएंसी है वो कैसी है हमारी, जब हम कोई भी सर्विस डिलीवर करते हैं वो कैसे करते हैं, एंड फिजिकल एविडेंस। तो ये सारी चीज़ें 3 जो पीस है मज़ीद ऐड करके अब 7 पीस में जो 4 पीस है हमारे पास वो अब 7 पीस है हमारे पास। तो ये आपको 7 पीस लाजमी आने चाहिए। बाकी अंडरस्टैंडिंग बायर बिहेवियर, बायर के बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करें, तो उसके लिए आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पता हों कि उसकी पर्सनल नीड्स क्या हैं और परसेप्शंस क्या हैं, सोशल फैक्टर्स, फैमिली पेयर्स और कल्चरल जो हमारे नॉर्म्स होते हैं वो पता हों, और सिचुएशनल फैक्टर्स जो कि अर्जेंट कोई चीज़ ज़रूरत पड़ी है, जैसे आपको भूख लग जाती है फ़ौरन से, और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, कोई भी सिचुएशनल फैक्टर जो है वो भी इसमें आ सकता है। बाकी बायर डिसीजन प्रोसेस है 5 स्टेजेस। हमने अंडरस्टैंडिंग बायर बिहेवियर पढ़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और बायर डिसीजन प्रोसेस भी हमारे पास 5 स्टेजेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। प्रॉब्लम रिकग्निशन, आई नीड अ लैपटॉप, इंफॉर्मेशन रिसर्च के क्या है कि रिव्यू, जो अगर एक इंसान को प्रॉब्लम उसने रिकग्नाइज़ किया कि उसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसे लैपटॉप की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन रिसर्च क्या किया उसने कि उसने रिव्यूज़ देखे हैं और दोस्तों से पूछा है। इवैल्यूएशन क्या की है, कंपनी ब्रांड्स को कंपेयर किया है, मैकबुक को डेल से कंपेयर किया है या वॉट किसी भी ब्रांड को आपस में कर रहे हैं। फिर उसने परचेज डिसीजन लिया है, प्राइसेस फीचर सब कुछ देख के, और फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर उसका कैसा हुआ है कि वो सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये बायर डिसीजन प्रोसेस की 5 स्टेजेस हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे टारगेटिंग, सेलेक्ट द मोस्ट वायबल सेगमेंट्स, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी याद रखना है, क्योंकि हाईलाइटेड है, जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें क्या क्या आ जाता है, तो कोर बेनिफिट्स उसके आ जाते हैं कि वो फंडामेंटल नीड कौन सी है एक्चुअली बेसिकली, जैसे स्मार्टफोन की ज़रूरत है कम्युनिकेशन के लिए, एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सी है, जैसे एक्चुअल प्रोडक्ट में उसकी फ़ीचर्स हमने कौन से रखे हैं, डिज़ाइन कैसा रखा है, जैसे आईफोन का कैमरा बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है, ये उसका बेस्ट फीचर है। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कौन सी, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स में क्या आ जाता है, जैसे हमने एप्पल के वारंटीज़ वगैरह ऐड की हैं। तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है PLC, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इसके स्टेजेस हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन, गाइड और स्ट्रेटजीज़। तो ये स्टेजेस के नेम्स आपको याद हों, एंड आफ्टर दैट आप लोग जस्ट इनको रीड कर सकते हैं जो डेफिनेशन है। बाकी जस्ट नेम आप लोगों का याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट NPD में इन्वॉल्व होता है, आइडिएशन होती है, स्क्रीनिंग, टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग। जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे की जाती है, तो उसमें आइडिया होता है, स्क्रीनिंग होती है, टेस्टिंग और लॉन्च फिर उसको किया जाता है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की फुल फॉर्म आपको पता हो। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ की डेफिनेशन तो नहीं, लेकिन इसके मेजर प्राइसिंग मेथड्स जो हैं, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कैसी होती है, जैसे प्राइस डिसाइड की जाती है कॉस्ट प्लस मार्कअप को ऐड करके, और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कैसी होती है, और इसके बाद कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग सेट की जाती है अकॉर्डिंग टू राइवल्स प्राइसिंग के अकॉर्डिंग जो है वो की जाती है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ आप लोगों ने देखनी है, फ्यूचर ट्रेंड्स इन प्राइसिंग, इनको भी आप लोगों ने ये लाजमी याद रखना है। फिर लेक्चर 4th 5th में हाईलाइटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको स्किप नहीं करना आपने। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग इन ब्रांड स्ट्रेटजी में प्राइसिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो कस्टमर के परसेप्शन के अकॉर्डिंग प्राइसिंग को शेप किया जाता है। जैसे अफोर्डेबिलिटी के लिए लो प्राइसेस रखी जाती हैं, जैसे रेडमी फ़ोन्स वगैरह हो गए, और हाई प्राइसेस जैसे क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो एप्पल, रोलेक्स, फिर इनकी प्राइसेस भी हाई होती हैं। बाकी ट्रस्ट वगैरह हो जाए तो कंसिस्टेंट प्राइसिंग चलती हैं। गुड प्राइसिंग स्ट्रेटजी को क्या स्पोर्ट्स क्या किस चीज़ को सपोर्ट करती है, ये आपने देख लेने हैं। रियल वर्ल्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ एंड वाई प्राइसिंग मैटर, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। और अगर आपने सक्सेसफुल बनाना है अपनी सक्सेस होने के लिए मॉडर्न मार्केट्स में, तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए लाजमी अपने बायर का बिहेवियर। बाकी इस लेसन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हाईलाइटेड हैं, उनको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। इसके अलावा हमारे पास की टेक अवेज़ में वही इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं, 3-4 पॉइंट्स। अगर की टेक अवेज़ आप लोग देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अगर की टेक अवेज़ आप लोग देखें और वही टॉपिक आप लोग अच्छे से कर लें तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा मिड टर्म का जितना भी सिलेबस था वीक थीम 6 तक वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं और आपको उसका लाजमी रिप्लाई किया जाएगा। इसके साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, हाईलाइटेड हैंडआउट्स के लिए, नोट्स के लिए आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।